नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। देश की सबसे बड़ी अदालत ने आज चुनाव आयोग को सबसे बड़ा सर्टिफिकेट दे दिया। सरकार विरोधी ताकतों को एक बड़ा झटका लगा। मोदी विरोधी मोर्चे के सारे नेता राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, स्टालिन सबके सब हक्के बक्के रह गए। SIR मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिल्कुल सही है, कानूनी है, होना ही चाहिए और आगे भी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज नो इफ नो बट सीधा सीधा फैसला सुनाया। मतलब SIR के नाम पर पिछले 314 दिनों से राहुल, ममता, अखिलेश, तेजस्वी जैसे नेता जो कुछ भी कह रहे थे, फैला रहे थे, वो सिर्फ अफवाह थी और कोरी कल्पना थी। सब मिलकर पब्लिक को गुमराह कर रहे थे। बिहार का इलेक्शन भी बिल्कुल सही वोटर लिस्ट से हुआ, बंगाल का इलेक्शन भी बिल्कुल ठीक वोटर लिस्ट के हिसाब से हुआ और आगे उत्तर प्रदेश का चुनाव भी बिल्कुल सही वोटर लिस्ट से ही होगा। राहुल गांधी जैसे नेता जो वोट चोरी का नारा लगाया करते थे, बात बात पर प्रेजेंटेशन दिखाया करते थे, वोट चोर गद्दी छोड़ हैशटैग घुमाया करते थे, वो सब फर्जी निकला। आज वो तारीख आ गई है जब घुसपैठियों को बचाने वाली फोर्स को पूरी तरह से एक्सपोज किया जाए। SIR 314 दिनों तक नॉन स्टॉप मोदी के सियासी दुश्मनों ने SIR चिल्लाया, वोटर्स में भ्रम फैलाया, झूठ फैलाया, मगर आज सबका झूठ पकड़ा गया। मोदी पर राहुल गांधी का SIR वाला ब्रह्मास्त्र फेल हो गया, वोट चोरी वाला एजेंडा पंचर हो गया। वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी करते हैं, वोटर चोरी। वो वोट चोरी करते हैं, वोट चोरी नहीं करने देंगे। राहुल ने 44 हफ्तों तक लगातार वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर, यही टेप फुल वॉल्यूम में बजाया। राहुल का ये एजेंडा भी आज पूरी तरह फ्लॉप हो गया। राहुल मोदी के खिलाफ एटम बम लेकर आए, फिर हाइड्रोजन बम लेकर आए। राहुल का हाइड्रोजन बम भी फुस हो गया। पहले एक झूठ, फिर दूसरा झूठ, फिर तीसरा झूठ, फिर चौथा, पांचवा, छठा झूठ। विपक्ष हर रोज एक नया झूठ लेकर आया। राहुल ने कभी हाथ में कागज दिखा कर लहराया, वोट चोरी का डेमो दे देकर मोदी के खिलाफ माहौल बनाया। कभी वोट चोरी पर रैप सॉन्ग निकाला, कभी संसद भवन के बाहर NDA अलायंस वालों ने SIR को मोदी के खिलाफ सियासी हथियार बनाया, तो कभी महाराष्ट्र में, कभी बिहार में, कभी बंगाल में राहुल ने वोट चोरी वाला झूठा नैरेटिव बनाया। मगर आज राहुल और इंडी के हर झूठे नैरेटिव पर फुल स्टॉप लग गया है। SIR पर राहुल गांधी के इंडिया अलायंस के लगाए गए सारे आरोप निराधार साबित हुए। मोदी विरोधी नेताओं का वोट चोरी वाला एजेंडा 100% फर्जी निकला और अब इस पर सुप्रीम मोहर लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के SIR करने के अधिकार को बरकरार रखा है। देश की सर्वोच्च अदालत ने कह दिया कि SIR कराना चुनाव आयोग का अधिकार है और इस प्रक्रिया में कहीं कोई खामी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग ने SIR कराने के जो कारण बताए थे, जैसे 40 साल बाद रिवीजन, बड़े पैमाने पर नाम जुड़ना या कटना, शहरों में बड़ी आबादी और माइग्रेशन, वो बिल्कुल सही और जरूरी थे। बिहार और बंगाल के चुनावों में राजनैतिक दृष्टि से करारी हार मिलने के बाद अनाप शनाप अनर्गल बयानों को देने के बाद भी जनता के द्वारा किसी भी प्रकार का जन समर्थन न प्राप्त करने के बाद आज सर्वोच्च न्यायालय ने SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत सिद्ध कर दिया है, स्वीकार कर दिया है। मुझे लगता है कि राजनीतिक पराजय के बाद और देश में अराजकता अव्यवस्था उत्पन्न करने की नैतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधान केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबां केसरी। अनेक धरातल पर भी यह पराजय हुई है। कांग्रेस की एक पूर्ण पराजय है जो नैतिक, राजनैतिक और संवैधानिक तीनों आयामों पर कांग्रेस और विपक्ष ध्वस्त हो गया है। इंडी गठबंधन जो सनातन धर्म विध्वंसक और घुसपैठिया संरक्षक है, उसका वास्तविक चरित्र आज उठकर सामने आ गया है। आज विपक्षी दल और मुख्य विपक्षी दल, विशेषकर कांग्रेस पार्टी, उसका करार चीन में है, परिवार इटली में है, विचार का केंद्र इंग्लैंड में है, यूरोप में, और दुष्प्रचार का केंद्र अमेरिकी संस्थानों में है, और वोटरों के तार बांग्लादेश से जुड़े हैं। मैं पुनः यह कह रहा हूं, करार के तार चीन से जुड़े हैं, विचारों के तार यूरोप से जुड़े हैं, दुष्प्रचार के तार अमेरिका से जुड़े हैं, परिवार के तार इटली से जुड़े हैं, और वोटरों के तार बांग्लादेश से जुड़े हैं। मुझे लगता है अब उनका यह असली चरित्र का चोला उतर गया है और वह पूरा चरित्र जनता के सामने तार तार हो गया है। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद राहुल, ममता, अखिलेश, तेजस्वी, उद्धव, स्टालिन, केजरीवाल सबकी टाइमलाइन पर सन्नाटा पसरा है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे इंडिया अलायंस के खेमे में मातम का माहौल है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि कागज नहीं दिखाएंगे गैंग को करारा झटका लगा है। अमेरिका की फ्रीडम हाउस जैसी संस्था जिसने एसआईआर के मुद्दे पर भारत के विपक्ष की लाइन बोली, स्वीडन की वीडेम इंस्टीट्यूट जिसने भारत को चुनावी तानाशाह कहा था, उसने एसआईआर की प्रक्रिया को लोकतंत्र का कमजोर होना बताया। ह्यूमन राइट्स वॉच नाम की संस्था ने एसआईआर को गरीब, माइग्रेंट और मुसलमानों पर दबाव बनाने वाला प्लान बताया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एसआईआर को लोकतंत्र और मानवाधिकार पर हमला बताया। इन तमाम विदेशी ताकतों को एसआईआर और वोट चोरी के बहाने मोदी विरोधी टॉनिक भी राहुल गांधी ही दे रहे थे। राहुल गांधी दिसंबर 2025 में जर्मनी के बर्लिन पहुंचे तो वहां भी भारत की चुनावी प्रक्रिया पर, चुनाव आयोग पर हमला बोला, वोट चोरी वाला झूठ फैलाया। मगर अब राहुल गांधी के हर झूठ की पोल खुल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। कुछ राजनीतिक पार्टियां और कुछ पिटे हुए पॉलिटिकल जो प्राणी हैं, पिटे हुए पॉलिटिकल प्राणियों के पिट्ठू हैं, वो इसको लेकर के जिस तरह का समाज के अंदर भय भ्रम का भंवरजाल फैलाने की कोशिश करते हैं, समाज के एक बड़े वर्ग में एक काल्पनिक और कम्युनल कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, उसको बार बार जनता जनादेश के जरिए संदेश देती है और कोर्ट संदेश देता है। लेकिन अफसोस की बात है, ये तो जो है इस तरह के क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के हिस्ट्री शीटर लोग हैं, इस तरह की कम्युनल कॉन्स्पिरेसी के हिस्ट्री शीटर लोग हैं। आपको ध्यान होगा, जो भी है, चाहे सीए हो, आपने देखा होगा, इन्होंने जो है कह दिया कि साहब एक बड़े वर्ग की जो है नागरिकता खत्म हो जाएगी। फिर एसआईआर को लेकर के बिहार में से लेकर के और बंगाल तक जो है वो हंगामा, हाहाकार, हुड़दंग करते हुए दिखाई पड़े। लेकिन क्या हुआ, जनता ने जो है इनकी इस धूर्तापूर्ण धुन को धूल धूसित किया। मेरी तो यही उनसे कहना है, भैया कुछ सकारात्मक सोचो। इस तरह की नकारात्मकता करते रहोगे तो जनता आपको इस सियासी सुपड़े को साफ करती रहेगी। जहां तक राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी की बात करी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि संसद में विपक्ष के नेता होते हुए भी राहुल गांधी जी अक्सर लोकतंत्र के ऊपर में गलत सवाल उठाते हैं। विदेश में जाकर कहेंगे भारत में लोकतंत्र जो है वो खतरे में है, अमेरिका क्या कर रहा है, यूरोप क्या कर रहा है, इससे क्या लोकतंत्र मजबूत होता है। उनके कोई नेता पाकिस्तान में जाकर कह देंगे कि इनको हटाइए, हमको लाइए, कैसे लोकतंत्र मजबूत होता है। तो मुझे लगता है कि अब जब इस पे चुनाव आयोग की भूमिका पे, स्पेशल इंटेंसिव ड्राइव के ऊपर में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है, तो मैं आशा करूंगा कि अब जो है लोकतंत्र को मजबूत करने में वो भी अपना कदम उठाए। लेकिन हमारे यहाँ कुछ हैं संविधान ज्ञाता, संविधान विद्य, जो अपनी बुद्धि को संविधान से ज़्यादा मानते हैं। ऐसे ही लोग एसआईआर के खिलाफ थे। राहुल गांधी जी, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ये लोग हैं अपने आप को संविधान से ऊपर समझते हैं।
समस्या ये नहीं है कि विरोध करना है, समस्या ये है कि अपने संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं करना है। इलेक्शन कमीशन को कितनी गालियां दी गई हैं पिछले 6 महीने में, बिक गया है, दलाल है, फलाना है, ढिमकाना है, नागरिकों के नाम काट दिए। अरे घुसपैठियों को नागरिक बना रहे हो, इस देश की संप्रभुता के साथ आप मजाक कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया और इनको करारा जवाब मिला है। पहले तो बता रहे थे धांधली हो रही है, फिर कहीं ईवीएम खराब है, उसके बाद कहीं एसआईआर से वोट काटे जा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी, अब तो कोई न कोई बहाना और ढूंढेंगे। अब क्या हो सकते हैं भाई, अब विरोधी के ढूंढेंगे जमाना, बहुत कुछ ढूंढ सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। एसआईआर का जो मुद्दा विपक्ष ने बनाया और कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए, इन्होंने चैलेंज किया, कभी बहाना लिया कि समय ठीक नहीं है, कभी कहा कि इसका आधार कोई चुनावी है। ऐसा कुछ भी नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीज़ें क्लियर की है। हम इस फैसले का स्वागत भी करते हैं और विपक्ष को ये कहना चाहते हैं कि आप एसआईआर को सब्जेक्टिव कैसे देख सकते हो जी। जब आप केरल में जीतते हो तब तो कहते हो एसआईआर ठीक है, और कहीं हारते हो तो कहते हो एसआईआर ठीक नहीं है। ये तो आपका दृष्टिकोण ही ठीक नहीं है ना। मुझे लगता है कि जिस तरह का डाउट क्रिएट करने का कोशिश किया गया लोगों के माइंड में, ये जितने लोग ये काम कर रहे थे विपक्ष के, उस सारे इंस्टीट्यूशन को ख़त्म कर देना चाहता है। और एक मन में डाउट लोगों के कि जो हो रहा है वहाँ आपका नाम काट देगा, गलत तरीके से हो रहा है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। जिस टाइप से इलेक्शन कमीशन के ऊपर डाउट, केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। जो एक्सरसाइज चल रहा है उस पर डाउट, ईवीएम से वोटिंग होता है उस पर डाउट। ये सारे ये डाउट नहीं हो रहा है कि हम खुद क्या कर रहे हैं, उसको देख के जनता को डाउट है मेरे बारे में, जो हमको वोट नहीं दे रहा है। राहुल गांधी की ये पहली हार नहीं है। मोदी के खिलाफ राहुल ने जब जब झूठा दुष्प्रचार किया तब तब राहुल ने मुंह की खाई है। 12 साल में राहुल ने मोदी के खिलाफ जितने भी मुद्दे उठाए वो सारे मुद्दे फ्लॉप साबित हुए और इसकी लंबी चौड़ी लिस्ट है। कांग्रेस ने मोदी पर रफाल घोटाले का आरोप लगाया, कांग्रेस नाकाम रही। कांग्रेस ने मोदी पर नोटबंदी का हमला किया, वो यहां भी नाकाम रही। कांग्रेस ने मोदी पर पेगासस से जासूसी वाला हमला किया, उसने यहां भी मुंह की खाई। कांग्रेस ने मोदी पर सेंट्रल विस्टा का हमला किया, यहां भी नाकामी ही मिली। इसके बाद कांग्रेस ने मोदी पर वोट चोरी का हमला किया, कांग्रेस को यहां भी नाकामी हाथ लगी। इसके बाद कांग्रेस और विपक्ष ने मोदी पर हमला करने और नाकामियों को छिपाने का एक दूसरा रास्ता ढूंढा। एसआईआर के बहाने झूठ फैलाना शुरू किया, लेकिन वोटर्स ने विपक्ष के एजेंडे को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। राहुल बस वोट चोरी का फर्जी नैरेटिव बनाते रहे। मोदी महाराष्ट्र भी जीत गए, बिहार भी जीत गए, दिल्ली भी जीत गए, असम से बंगाल तक मोदी हर जगह जीतते चले गए। राहुल नॉन स्टॉप हारते चले गए। और अब एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की ओर से फैलाए जा रहे झूठ पर आखिरी कील ठोक दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल कैमरे पर तो नजर आए, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। यानी एक फैसले से मोदी विरोधी गुट का पूरा एजेंडा ध्वस्त हो गया। मोदी के बाकी दुश्मनों ने कैमरे पर आकर रोना धोना शुरू कर दिया। एसआईआर होता था 4 साल में, ज्ञानेश कुमार की तरह मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में, चुनाव के ठीक पहले बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में हो ही नहीं सकता। ये हमारा मुद्दा है। जहां तक सवाल है जजमेंट का, हमारी नैतिक जीत हुई है कि उन क्वेश्चन पे, उन सवालों पे अभी भी खामोश है सरकार और न्यायपालिका। इलेक्शन कमीशन के अधिकार में है या नहीं, इस पर तो सवाल ही नहीं था। सवाल था ये जो ब्लेटेंट एक्सक्लूजन का मामला है, उस पर अभी भी कुछ साफ नहीं दिखा। क्या कहा जाए, सर्वोच्च न्यायालय से आया है, एक बार विपक्ष के पास सारी पार्टियां बैठेंगी
और उसके बाद देखेंगे कि क्या हम न्यायालय से कुछ अन्य पहलुओं पे अलग से निर्देश की गुंजाइश देखते हैं। एसआईआर तो वैध थी, एसआईआर का दुरुपयोग हो रहा है। एसआईआर पहली बार नहीं हो रही है। एसआईआर का जो दुरुपयोग हो रहा है कि आप वोटर लिस्ट को विलोपित कर करके और उसे आप अपील के अंदर पेंडिंग कर देते हो। मतलब ये धींगा मस्ती जो देश में चल रही है, ये बंद होनी चाहिए। हम इसके हक में हैं कि बिल्कुल 100% किसी विदेशी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए, किसी घुसपैठिए का नाम वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए। ये जो नैरेटिव देश में बनाया जाता है झूठा और फर्जी, हम इसके खिलाफ हैं। और इलेक्शन कमीशन को इतनी ताकत अगर रखनी है तो फिर सर्टिफिकेट भी इलेक्शन कमीशन ही दे दे सबके, बिना चुनाव के। फिर चुनाव के मायने क्या रह जाएंगे? हाँ, तोता है। नहीं, बीजेपी का सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर संवैधानिक नहीं है, तो हम भी कह रहे हैं एसआईआर संवैधानिक नहीं है। भाई उस दुरुपयोग के ऊपर एक्शन की बात कर रहे हैं हम तो। मोदी विरोधियों की यह पीड़ा अभी खत्म नहीं होने वाली है। आने वाले दिनों में पीड़ा और ज्यादा बढ़ने वाली है और उस पीड़ा की वजह बनेगी हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज। सवाल है ये कमेटी क्या और कैसे करेगी। इस कमेटी का मेन एजेंडा देश में जनसंख्या के असामान्य बदलाव को समझना है, यानी कहां-कहां आबादी बहुत तेजी से बदल रही है। आबादी बढ़ने की अहम वजह अवैध घुसपैठ है या कुछ और, इसकी जांच करेगी। कुछ इलाकों में किसी एक धर्म या समुदाय की संख्या असामान्य रूप से बढ़ रही है या घट रही है, ये कमेटी इसका भी पता लगाएगी। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि असम या बंगाल के किसी जिले में किसी एक समुदाय की आबादी बहुत तेजी से बढ़ गई, जबकि आसपास के इलाकों में नहीं बढ़ी, तो यह कमेटी इस बात की जांच करेगी ये सामान्य वजहों से हुआ या अवैध घुसपैठ की वजह से। अगर आबादी अवैध घुसपैठ की वजह से बढ़ी है तो अवैध घुसपैठियों को आसानी से पहचानने, पकड़ने और देश के बाहर भेजने का तरीका भी यही कमेटी बताएगी। और यह क्यों जरूरी है, इसे PEW रिसर्च की एक रिपोर्ट से समझिए। प्यू रिसर्च के मुताबिक साल 2050 तक भारत की मुस्लिम जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी कि वो दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2050 तक भारत की कुल आबादी 166 करोड़ हो जाएगी, जिसमें हिंदुओं की आबादी 130 करोड़ और मुस्लिम आबादी 31 करोड़ रहने की संभावना है। उस वक्त तक दुनिया की कुल मुस्लिम आबादी में भारत का हिस्सा 11% होगा। प्यू रिसर्च की रिपोर्ट कहती है कि 1951 में भारत में मुस्लिम आबादी 9.8% थी, जो 2011 में बढ़कर 14.2% हो गई। 2001 से 2011 के बीच भारत की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में हिंदू की भागीदारी 16.8% थी, मुसलमानों की भागीदारी 24.7% थी। यानी इस पीरियड में भारत की कुल जनसंख्या 20 करोड़ बढ़ी, हिंदू 13.8 करोड़ बढ़े तो मुस्लिम 3.4 करोड़ बढ़े। अब प्यू रिसर्च का अनुमान है कि 2050 में भारत की कुल आबादी में हिंदू 77% रह जाएंगे, मुस्लिम 18% तक पहुंच जाएंगे। देश में मुसलमानों की वार्षिक वृद्धि दर यानी एनुअल ग्रोथ रेट अभी 1.7% से 2.2% के बीच है, जबकि हिंदुओं की वार्षिक वृद्धि दर 1. केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। 5% से 1.6% के आसपास है, यानी मुसलमानों की आबादी अभी भी हिंदुओं के मुकाबले बहुत तेजी से बढ़ रही है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह अवैध घुसपैठिए ही हैं, जिनका जिक्र खुद अमित शाह कर चुके हैं। 10 अक्टूबर 2025 को अमित शाह ने कहा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार असम में मुस्लिम आबादी की 10 साल की बढ़ोतरी 29% रही, जो बिना घुसपैठ के संभव नहीं है। इसी तरह शाह ने यह भी कहा था कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी की 10 साल की बढ़ोतरी 40% से ऊपर पहुंच गई और कुछ जिलों में तो 70% तक हो गई। 15 अगस्त 2025 को मोदी खुद लाल किले की प्राचीर से कह चुके हैं कि देश की डेमोग्राफी बदलने की सोची समझी साजिश रची जा रही है।
और साजिश रचने वाले कोई और नहीं, मोदी के सियासी विरोधी ही है, जो वोट बैंक के चक्कर में घुसपैठियों को देश के अंदर दाखिल होने का फ्री पास बांटते आए हैं। बंगाल इसका प्राइम एग्जाम्पल है, जहां बीजेपी की सरकार आने के बाद घुसपैठिए न सिर्फ भागते नजर आए, बल्कि कैमरे पर यह तक कबूल कर रहे हैं कि टीएमसी की सरकार ने उन्हें राशन, पानी, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड सब दिया, बदले में टीएमसी को ही वोट देने को कहा। आपके पास वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड है? सब है तो मेरे घर पे। तो आप कहाँ पे पैदा हुए? ये मैं बांग्लादेश में। अच्छा। मैं मम्मी इधर आया नहीं, वो पापा इधर है। वोट डाले हो कभी आप? वोट दिया 3 बार को। 3 बार वोट दिया? अच्छा, तो कहाँ पर वोट दिए थे आप? ये बार तो दिया नहीं भाई। इस बार नहीं दिए वोट? नहीं, ये बार वोट कार्ड आए में इधर नहीं। किस साल में वोट डाले थे? 3 साल को 3 महीने का दिया, 3 बार का। अच्छा, मतलब 21 साल में जो वोट हुआ विधानसभा, उसमें वोट डाले थे? दिया। अच्छा, किसको वोट डाले थे? ममता बनर्जी का। टीएमसी को? हाँ। तो यहाँ पर आपके सभी डॉक्यूमेंट है? है। क्या क्या डॉक्यूमेंट है? आधार कार्ड, आई कार्ड, रेशन कार्ड, वैसे की बोले, वोटर कार्ड, सब कुछ है। फिर अभी जो ये सरकारी योजना मिलता था, लक्ष्मी भंडार, ये सब मिलता था? हाँ, मिलता है। अच्छा, तो क्या बताना चाहेंगे, तब वापस क्यों जाना चाहते हो अभी? अभी नतून सरकार आया, वो नहीं रखेगी। SIR में नाम है ना, नाम कट गया? कट गया। SIR में नाम कट गया? अच्छा, इसी वजह से जा रहे हो? हाँ। वोट डालते थे? हाँ। सिर्फ असम और बंगाल ही नहीं, झारखंड के संताल परगना में भी आदिवासियों की आबादी तेजी से घट रही है। मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। 1951 में यहां आदिवासियों की आबादी 44.67% थी। मुस्लिम आबादी 9.44% थी। 2011 में आदिवासियों की आबादी 28.11% रह गई। मुस्लिम आबादी 22.73% पर पहुंच गई। डेमोग्राफी के इस बदलते ट्रेंड की बड़ी वजह मोदी विरोधी इकोसिस्टम की वोट बैंक और तुष्टीकरण वाली राजनीति है। हम लोग तो पिछले कई सालों से चिल्ला रहे हैं। मैं तो रांची का सांसद हूं। मैं तो 2018 से 17 से चिल्ला रहा हूं कि रांची में 1 लाख बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिए हैं, उनको तो छोड़ के जाना ही होगा। अब संथाल में डेमोग्राफी बदल गई। संथाल की क्या स्थिति हो गई है? जो बांग्लादेशी शरणार्थी, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए चाहेंगे वही सांसद विधायक बनेगा। क्या जायज है? क्या यही SIR छोड़ के जाना होगा? अब जो डेमोग्राफी बदली है वो चुनौती है कि हमारा नुमाइंदा कौन हो। ये बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिए तय करेंगे कि भारत के नागरिक तय करेंगे? अब इसीलिए देश के आदरणीय गृहमंत्री ने स्पष्ट कहा है, देश में एक भी घुसपैठिया बचेगा नहीं, उसको भारत छोड़कर अपने देश जाना ही होगा। काम कुछ नहीं करना, चुनाव के समय भी मन लगाकर कोई काम नहीं करना, फिर बाहर से जाकर कुछ बातें अनाप शनाप बोल देना और फिर यह सोचना कि उनको चुनाव जीत लिया जाएगा। मुझे लगता है देश की जनता यह समझ रही है। तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा इस निर्णय के बाद कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। रंगत समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा था बहुत रंग उतरता चला गया। हिंदुस्तान की डेमोग्राफी बदलने वाली इस साजिश के एक पार्ट का खुलासा SIR से हो गया। अब दूसरा खुलासा हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज करेगी और उस खुलासे के बारे में सोच कर ही ND अलायंस की टेंशन अभी से बढ़ने लगी है। तभी तो लालू यादव पोते इराज के जन्मदिन पर गाजियाबाद में ND अलायंस यूनिट ऑफ अपोजिशन दिखाने के फिराक में है। राहुल, अखिलेश, ममता, केजरीवाल सबके आने की खबर है। ये कुछ और नहीं, नरेंद्र मोदी के हाथों एक और करारी हार का डर है। एक तरफ इजराइल लेबनान पर मिसाइलें बरसा रहा है तो दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका के बीच फाइनल एग्रीमेंट तैयार हो रहा है। अमेरिका और ईरान की नौसैनिक नाकेबंदी खत्म करने को तैयार है। इसके बदले ईरान 30 दिनों के अंदर हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलेगा। पीस डील पर अभी ईरान ने दस्तखत नहीं किए हैं, मसौदा हवा में है, लेकिन अमेरिका ने ऐसा ट्रम्प कार्ड चला है जिससे मुस्लिम देशों की बोलती बंद है और ये ट्रम्प कार्ड है अब्राहम अकॉर्ड का। मतलब इजराइल को देश के रूप में मान्यता देना। अब्राहम अकॉर्ड के ट्रैप में मुल्ला मुनीर की जान फंस गई है।
पाकिस्तान में मुनीर को लग रहा है कि अब्राहम अकॉर्ड पर साइन नहीं करूंगा तो ट्रंप नहीं छोड़ेंगे, और साइन कर दिया तो लश्कर नहीं छोड़ेगा। लेबनान में फिर बम बारूद, अब की बार विश्व युद्ध। ईरान की खुली धमकी, मुस्लिम मुल्कों की धड़कन बढ़ी। अब्राहम अकॉर्ड का साया, पाक पर गृह युद्ध का खतरा मंडराया। ट्रंप ने बदली लोकेशन, अटैक का फाइनल डिसीजन। लेबनान मुक्ति दिवस मना रहा, इजराइल बम बरसा रहा। ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर लागू है, लेकिन दोनों तरफ से उंगलियां ट्रिगर पर हैं। एक तरफ ईरान और अमेरिका शांति समझौते की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, फाइनल एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल लेबनान पर ताबड़तोड़ मिसाइल गिरा रहा है, बम बरसा रहा है। इजराइल की फोर्स साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट कर रही है। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर से लेकर हथियारों के गोदाम को निशाना बनाया जा रहा है। एक तरफ लेबनान अपना मुक्ति दिवस मना रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल के फाइटर विमान और तोपखानों से साउथ लेबनान में बारूद बरस रहे हैं। सीज फायर शुरू होने के बाद इजराइल ने लेबनान पर सबसे भीषण बमबारी की। इजरायली फोर्स ने लेबनान में किस कदर बम बरसाया, किस कदर कहर मचाया, उसके गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। मिसाइल हमले की ये तस्वीरें लेबनान के टायर शहर की हैं। इजरायली एयरफोर्स ने टायर में कई हवाई हमले किए। अल मसाकेन और अल हौश जैसी घनी आबादी वाले इलाकों में जमकर मिसाइलें बरसाई गईं, जमकर तबाही मचाई। इन ताबड़तोड़ हमलों से कई रिहायशी इमारतें जमींदोज हो गईं। टायर शहर के मुख्य पावर जनरेटर स्टेशन के जलने से इलाके की बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई। इजरायली फोर्स ने सिर्फ टायर शहर में ही नहीं, बल्कि बेका घाटी में भी जमकर हमले किए, तबाही मचाई। धुएं, धमाकों और दहशत के बीच लेबनान की बेका घाटी का आसमान नारंगी बादल में बदल गया। इजराइल ने बेका घाटी में हिजबुल्लाह के 100 से अधिक ठिकानों पर हमले किए। इनमें हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर, हथियार गोदाम, 90 से ज्यादा वेपन स्टोरेज फैसिलिटी सेंटर, बंकर और निगरानी चौकियां शामिल हैं। इजरायली फोर्स ने बेका घाटी में सिर्फ हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ही हमले नहीं किए, बल्कि लेबनान के सबसे बड़े कराऊ डैम को भी निशाना बनाया। इससे डैम का मलबा जलाशय में गिरा, जिससे आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। लेबनान की सबसे लंबी लिटानी नदी पर यह डैम देश के सबसे बड़े जलाशयों में से एक है। लेबनान की 10% बिजली इसी डैम से मिलती है। लिटानी रिवर अथॉरिटी ने भी चेतावनी दी है कि डैम पर किसी भी तरह का सीधा हमला निचले इलाकों में विनाशकारी बाढ़ ला सकता है। ऐसे में बमों से नहीं, बल्कि पानी से ही बड़ी आबादी खत्म हो सकती है। बेका में हिजबुल्लाह और इजरायली फोर्स के बीच भीषण जंग छिड़ गई। हर तरफ सिर्फ आग और धुआं नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह के लड़ाके लिटानी नदी के किनारे के गांवों की ओर बढ़ रहे इजरायली फोर्स पर जमकर हमला कर रहे हैं। बेका में हर तरफ सिर्फ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। हिजबुल्लाह भी इजराइल पर जवाबी हमले कर रहा है। पीस डील पर अभी ईरान ने साइन नहीं किया है। मसौदा हवा में है। कौन सी शर्त मानी जाएगी, कौन सी नहीं, कुछ फिक्स नहीं है। लेकिन अमेरिका ने ऐसा ट्रम्प कार्ड चला जिससे मुस्लिम देशों की बोलती बंद हो गई है। अब्राहम अकॉर्ड के ट्रैप में मुल्ला मुनीर और शहबाज की जान फंस गई है।
ये ट्रंप कार्ड अब्राहम एकॉर्ड है। ये महज डील नहीं बल्कि सीरीज ऑफ डील है जो ट्रंप अपने पहले कार्यकाल से करते आ रहे हैं। अब उन्होंने ईरान के साथ होने वाले शांति समझौते को अब्राहम अकॉर्ड से जोड़ दिया है। आसान शब्दों में कहें तो यह मिडिल ईस्ट के सभी देशों को इजराइल को देश के तौर पर मान्यता देनी होगी। अब्राहम अकॉर्ड इजराइल और कई अरब देशों के बीच राजनीतिक और कूटनीतिक मान्यता देने की ओर उठाया गया एक कदम है, जिसकी शुरुआत 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुई थी। इस समझौते ने मिडिल ईस्ट में एक बड़ा कूटनीतिक बदलाव लाते हुए इजराइल और उन देशों के बीच औपचारिक संबंध स्थापित हुए जिन्होंने पहले इजराइल को मान्यता नहीं दी थी। इसका उद्देश्य इजराइल को मुस्लिम देशों के बीच एक देश के रूप में मान्यता दिलाना है। तब यूएई और बहरीन ने इस पर फौरन दस्तखत कर दिए थे। बाद में मोरक्को और सूडान जैसे मुस्लिम देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए। दूसरे कार्यकाल में ट्रंप ने कजाकिस्तान को भी इसमें शामिल कर लिया। पाकिस्तान अब भी इससे बचा रहा, लेकिन अब उसका नंबर भी आ रहा है। मजे की बात तो यह है कि पाकिस्तान इसमें फंस गया है क्योंकि वो इजराइल को देश मानता ही नहीं है। अब अगर वो ट्रंप की नाफरमानी करता है तो मुसीबत और बढ़ जाएगी, लेकिन अब्राहम एकॉर्ड पर दस्तखत करता है तो अपने देश में फंस जाएगा। और अब ये काम भी कर रहा है। पाकिस्तान के आतंकी अब अपनी सरकार को धमकी देने लगे हैं। आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा ने इजराइल से हाथ मिलाने की संभावना पर पाकिस्तान की आर्मी चीफ और पाकिस्तान के दूसरे हुक्मरानों को तबाह कर देने की, बर्बाद कर देने की धमकी दी है। और यह धमकी लश्कर के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने पाकिस्तान में बकरीद की नमाज पर धमकी दी कि जो भी इजराइल को कबूल करेगा उसे तबाह कर दिया जाएगा। पे साइन करते हैं, तुम भी इसराइल के यहूदियों को कबूल कर लो। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता। जो ऐसा करेगा वो हुक्मरान हो, वो बादशाह हो, वो जो भी इसराइल को कबूल करेगा वो हलाक हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इंशाअल्लाह ये उम्मत मुसलमा, हमारा ईमान है, ये किसी तौर पर भी बदमाश दहशतगर्द दुनिया के सबसे बड़े गुंडे इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, जिस आतंकी संगठन को पाकिस्तान की सेना और आईएसआई ने पाल पोस कर बड़ा किया, अब वो ही अपने बाप को यानी पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई को खुली धमकी दे रहा है। कह रहा है कि इजराइल के यहूदी पाकिस्तान को मंजूर नहीं, जो भी इजराइल के साथ अच्छे संबंध को कबूल करेगा उसे मार दिया जाएगा। यही नहीं, लश्कर आतंकी ने पाकिस्तान सऊदी डिफेंस डील को भी इस्लाम की पेशक यानी मोर्चे पर आगे बढ़ने वाला कदम बढ़ाया। साथ ही कहा कि इजराइल को एटम बम से उड़ा देना चाहिए। भाइयों, गुज़श्ता 2 माह पहले जब अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा हुआ और उस मुआहदे के नतीजे में पाकिस्तान की फजाइया, पाकिस्तान के लड़ाका तैयारे वो सऊदी अरब के मलिक अब्दुल अजीज एयरबेस पे पहुंचे। इसका माना क्या था? अल्लाह तबारक तआला ने उम्मत मुसलमा को ये एहसास अता फरमा दिया कि आज इनको पेशकदमी अता फरमाते हुए इसराइल के सर पे जाके उठा दिया है। इसराइल का पाकिस्तान से फासला 4000 किलोमीटर था। आज पाकिस्तान की अपनी तमाम तर कुव्वत, टेक्नोलॉजी और दुश्मन को तबाह और बर्बाद कर देने वाले वसाइल के साथ इसराइल से 400 किलोमीटर के फासले पे मौजूद है। गोया के अल्लाह तबारक व तआला ने 3600 किलोमीटर पाकिस्तान को पेशकदमी अता फरमा दी है। ये पाकिस्तान की पेशकदमी नहीं है, गौर से सुन लो और समझ लो, ये इस्लाम की पेशकदमी है, ये उम्मत मुसलमान की पेशकदमी है। पाकिस्तान आलमे इस्लाम का दिफाई कायद है और सऊदी अरब आलमे इस्लाम का रूहानी और अकीदे का कायद है। इंशाअल्लाह जब दिफा भी और अकीदा भी ये दोनों एक हो जाएंगे, दुनिया की कोई
ताकत इस कुव्वत का इंशाअल्लाह मुकाबला नहीं कर सकती है। अब अमेरिका को भी पाकिस्तान पर भरोसा नहीं रह गया है। उस पाकिस्तान पर जो अमेरिका के इशारों पर ईरान के साथ मध्यस्थता कराने की कोशिश कर रहा है, जो ट्रंप का पोस्टमैन बनकर कभी ईरान तो कभी सऊदी अरब जा रहा है। लेकिन अब उसी पाकिस्तान को लेकर ट्रंप के एक सांसद ने बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। अब्राहम अकॉर्ड को लेकर पाकिस्तान से जवाब मांगा है। लिंडसे ग्राहम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान का इजराइल के प्रति पुराना विरोध और ईरानी सैन्य विमानों को पाकिस्तानी एयरबेस पर जगह देने की खबरें चिंता बढ़ाने वाली हैं। Our position with respect to it is that there are certain benchmarks that have to be achieved for this purpose for Pakistan, and that is a viable contiguous state of Palestine with Al-Quds al-Sharif, Jerusalem as its capital, and then see how this state has relationship with other countries, potentially with Israel. So our benchmark is that, and we are not aware. I mean, we are not concerned about who does not join the Abraham Accord. We view it in a very legal sense of the state of Palestine that we aspire and we support. उन्होंने पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के पुराने बयानों को कोट करते हुए लिखा, भले ही ये बयान पुराने हैं, लेकिन उनकी ये भावना ताजा है। साथ ही उन्होंने ये भी पूछा कि पाकिस्तान को राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी जवाब देना चाहिए कि अब्राहम अकॉर्ड समझौते में शामिल होगा पाकिस्तान या नहीं। अमेरिकी सांसद लिंडसे अब्राहम पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के जिस बयान का जिक्र कर रहे हैं, जिसे लेकर पाकिस्तान की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, वो भी सुन लीजिए। सर, इब्राहिम अकॉर्ड्स, ट्रंप साहब जो हैं उनकी दिल के बड़ी करीब चीज़ है, और वो पीस अकॉर्ड के बाद अगला स्टेप उनका ये होना है कि इंडोनेशिया, पाकिस्तान और सऊदी अरब तीनों को कायल करें कि इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बने। मैं तो ज़ाती तौर पे तो मेरा इसमें कोई मेरा नहीं ख्याल कि हम किसी भी ऐसे अकॉर्ड में शामिल हों जो हमारे बुनियादी जो नज़रियात हैं उसके साथ क्लैश करे। और मेरा ख्याल है इस वक्त कोई इनिशिएटिव इस सिलसिले में हमारी तरफ से नहीं लिया गया, ना हमें किसी ने कहा है। तो लेकिन मैं तो अपना एक नज़रिया ज़ाती बयान कर रहा हूँ। आप किस तरह उन लोगों के साथ बैठेंगे जिन लोगों का जो है वो एक दिन का भी इतबार नहीं किया जा सकता। हुकूमत को किसी लेवल के ऊपर अप्रोच किया गया यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से या किसी और जगह से? मैंने वी हैव ए वेरी क्लियर स्टैंड कि ये चीज़ जो है हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो और अब दूसरा ये है कि हमारे पासपोर्ट के ऊपर जो है हम वाहिद मुल्क हैं जिनके ऊपर जिनमें इंक्लूड ही नहीं है इसराइल का नाम।